व्हाट डज एक्सेप्टेबल स्ट्रेस मीन्स? एक्सेप्टेबल स्ट्रेस मीन्स यहां तक हम एक्सेप्ट करेंगे स्ट्रेस की डेवलपमेंट हमारे मटेरियल में, इसके ऊपर अगर स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेन मीन्स, स्ट्रेन पूछ रहे हो, एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन, अच्छा दोनों चीजें पूछी हुई हैं। एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब इस वैल्यू तक हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करेंगे हमारे मटेरियल में, इसके ऊपर अगर डेवलप होता है इसका मटेरियल फेल, हम मानेंगे मटेरियल फेल, हो नहीं हो वो बात अलग है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगी हुई होती है, तो मटेरियल फेल नहीं करता पर हम मान के चलेंगे मटेरियल फेल हो जाएगा। अब अपने डिस्कशंस को होल्ड करके रखो, मेरी बात खत्म होने दो, उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 4 असम्पशन आपको बता दिए थे, 5वां असम्पशन, तो फिफ्थ असम्पशन बोल रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा बस कॉन्सेंट्रेट करना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील under compression and tension is taken as follows. पहला केस माइल्ड स्टील, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में कंक्रीट के लिए बताई थी। पहले एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाया था, फिर हम क्या मान के चलते हैं वो भी बना के दिखाया था। तो अगर मैं पहले एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताऊं आपको माइल्ड स्टील का, इफ आई शो यू द एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये। तो स्ट्रेस है वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पे, सो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो दिस इज हाउ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ, दिख रहा है यहाँ पे, माइल्ड स्टील अपीयर्स टू बी। ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, दिस इज अवर एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि स्टील के अंदर हम यील्ड स्ट्रेंथ को क्या मान लेते हैं, हम यील्ड स्ट्रेंथ को ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं। तो दिस इज अवर यील्ड स्ट्रेंथ Fy। अब ये एक्चुअल है, हम क्या मानते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, व्हाट वी अज्यूम, दिस इज द एक्चुअल वन। हमारी अजम्पशन क्या होती है, अब हमारी अजम्पशन क्या होती है वो आपको अलग से बता देता हूँ। वीडियो कहाँ तक है मेरा, मेरे ख्याल से वीडियो उसके नीचे तक ही है, वीडियो इज बिलो दिस ओनली, एक्सपेक्टेड है, देखता हूँ। तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, हाँ इसी के नीचे है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। सो दिस इज अवर अज्यूम्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हमारी अज्यूम्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। सो अज्यूम्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अज्यूम्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अजम्पशन में भी क्या है, एक आइडियलाइज्ड है और एक डिजाइन कर्व है, जैसे कंक्रीट के अंदर बताई थी। तो हम मानते हैं लीनियर अप टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसके बाद वेरिएशन कैसी है, कांस्टेंट है, ये हमारी आइडियलाइज्ड कर्व है, दिस इज अवर आइडियलाइज्ड कर्व। पर डिजाइनिंग के लिए हम कितनी स्ट्रेंथ लेते हैं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं Fy डिवाइड बाय 1.15। बहुत सही बात बोली आदिल मुश्ताक ने, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम बोलेंगे Fy डिवाइड बाय 1.15, यानी कितनी वैल्यू आ रही है, 0.87 Fy। सो इसको थोड़ा ढंग से लिख दो। सो Fy डिवाइड बाय 1.15, दिस इज इक्वल टू 0.87 Fy। तो ये हमारी डिजाइन कर्व है, दिस इज अवर डिजाइन कर्व। क्लियर है चीज। स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी टर्म्ड एज व्हाट, इस कर्व की स्लोप क्या कहलाएगी, इस कर्व की स्लोप क्या कहलाएगी हमारी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगी। सो स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 0.87 Fy बाय स्ट्रेन इन स्टील, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो यहां से आप स्ट्रेन निकाल सकते हो स्टील के अंदर, तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, 0.87 Fy डिवाइड बाय ES। जरा कोई मुझे वैल्यू निकाल के दिखाएगा स्ट्रेन की कितनी आ रही है, व्हाट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन स्टील कमिंग आउट, Fy की वैल्यू कितनी है 250, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है 2 × 10⁵। जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। सो 0.87, दिस इज 250 डिवाइड बाय 2 × 10⁵। तो स्ट्रेन कितना निकल के आ रहा है
0.00108, तो हम बोल सकते हैं 0.0011. So it comes out to be 0.0011. Absolutely correct. क्लियर है पूरी कहानी? तो लिमिटिंग स्ट्रेन कितना है हमारा माइल्ड स्टील के अंदर? 0.0011. लेट अस सपोज अब एक और एनालिसिस करके बता रहा हूं मैं, नोट में लिखूंगा. सर इट इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू एक्सप्लेन द असम्पशंस दैट मिनिमम स्ट्रेन एट द फेलियर शुड नॉट बी लेस देन. भाई अभी आगे आएगा ना, अभी आगे आएगी ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है. ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बताई है? अभी टॉपिक स्टार्ट किया और बोला बस चुपचाप बैठ के सुनते रहो, जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद डाउट पूछना. पहले ही आ गया सर ये बता देना. अरे भाई बता दूंगा अभी आगे. क्यों मोमेंटम को ब्रेक करते हो? कि रोज बोलता हूं कि भैया आपका ही नुकसान है इसके अंदर. जब मेरा दिमाग फालतू की चीजों में जाएगा, जो काम की चीजें होंगी वो बैक सीट ले लेंगे. तो इसलिए चुपचाप बैठे रहो, जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद पूछ लेना कुछ भी पूछना है तो स्ट्रेन की वैल्यू, सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन Fe250 कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 0.0011. क्लियर है चीज? अब यहां से एक कंक्लूजन और निकल के आता है, ये मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं. क्या? अगर हमारे स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से कम हो, तो इफ स्ट्रेन इन Fe250 यानी माइल्ड स्टील इज लेस देन 0.0011, इज लेस देन 0.0011, तो अगर स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से कम हो तो आप जरा बताओगे स्ट्रेस कितना कंसिडर करोगे स्टील के अंदर? तो अगर मेरे स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से कम हो तो आप स्ट्रेस कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो आप बोलोगे स्ट्रेस इन स्टील विल बी इक्वल टू, आप बोलोगे स्ट्रेस इन स्टील विल बी इक्वल टू व्हाट? हम स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्ट्रेन इन स्टील इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. पर अगर हमारे स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से ज्यादा हो या बराबर हो, अगर हमारे स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तब आप स्ट्रेस की वैल्यू कितनी लोगे स्टील के अंदर? 0.87 Fy. Then you will consider the value of stress to be 0.87 Fy. ये वैल्यू मैंने दिखा रखी है. तो अगर स्ट्रेन इससे ज्यादा है, आप कितना स्ट्रेस लेके चलोगे? 0.87 Fy लेके चलोगे. कितनी वैल्यू आ रही है 0.87 Fy की? 0.87 इंटू 250, जरा निकाल के बताना कितना आ रहा है? 0.87 इंटू 250 निकाल के बताना कितना आ रहा है? कमिंग आउट टू बी हाउ मच? कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 217.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये पूरी अजम्पशन क्या बोलती है? पूरी अजम्पशन ये बोलती है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील का, डिजाइनिंग के लिए आप यही कंसीडर करोगे. एक्चुअल आपके सामने बना हुआ है, पर हमने अज्यूम करके कैसे माना है? अप टू दी स्ट्रेन ऑफ 0.001 लीनियर, उसके बाद कांस्टेंट. माइल्ड स्टील के लिए कोई सी भी बात रिपीट करनी हो किसी के लिए, माइल्ड स्टील के लिए कोई सी भी बात रिपीट करनी हो किसी के लिए, अब माइल्ड स्टील के लिए पूछ सकते हो आप. बस यू कैन ओनली आस्क अबाउट माइल्ड स्टील. क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. दूसरा स्टील कौन सा है हमारा? दूसरा स्टील है HYSD. The next of the steel is HYSD. कनेक्टेड है. सर अभी चैट बॉक्स में आके इन्फॉर्म करेंगे. अरे आ गया भाई, नेट है, चला जाता है वापस आ जाएगा. आगे सबका, आगे सबकी, आ गई सबकी क्लास. हो गई बफरिंग खत्म? चलो बफरिंग खत्म हो गई. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द स्टील टू बी कंसिडर्ड इज HYSD.
अब HYSD के लिए भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के दिखा दी, HYSD के लिए भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के दिखा दी, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। HYSD के लिए हमें डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि HYSD के लिए हमें डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता, हमने शुरू में डिस्कस कर रखा है जब डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता हम किसे कंसीडर कर लेते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड यील्ड स्ट्रेंथ वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू प्रूफ स्ट्रेन ऑफ 0.2%। तो ये हमारी प्रूफ स्ट्रेन है 0.2% की। तो दिस इज द प्रूफ स्ट्रेन ऑफ 0.2%, तो 0.002। क्लियर है? इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होगी वो हमारी क्या होगी? इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होगी वो हमारी क्या होगी? यील्ड स्ट्रेस होगी। ये हमारी एक्चुअल कर्व है। प्रूफ स्ट्रेन क्या होती है? इन इलास्टिक स्ट्रेन, रेसिडुअल स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन, कुछ भी मान सकते हो, इट मे बी एनीथिंग। तो प्रूफ स्ट्रेन का मतलब क्या है? इन इलास्टिक स्ट्रेन, रेसिडुअल स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन, इट मे बी एनीथिंग। कहने का मतलब है इस पॉइंट पे आके अगर मैंने अनलोडिंग कर दी, क्या क्या था? हमने स्टील के मेंबर के ऊपर टेंसाइल लोड लगाया, लोड बढ़ाते गए, वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती गई। एक पॉइंट पे आके जब ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर गया, जब आपने अनलोडिंग कर दी, अनलोडिंग करने के बाद वो अपनी सारी डिफॉर्मेशन को रीगेन नहीं कर लेता, कुछ डिफॉर्मेशन बच जाती है उसके अंदर, जो बच जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रूफ स्ट्रेन बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्रूफ स्ट्रेन। तो जो टोटल स्ट्रेन निकल के आती है वो क्या होती है? प्रूफ स्ट्रेन, यानी जो इनइलास्टिक स्ट्रेन है प्लस इलास्टिक स्ट्रेन। तो दोनों को मैं यहाँ पे मार्क भी करके दे रहा हूँ, ये हमारी प्रूफ स्ट्रेन है और ये हमारी इलास्टिक स्ट्रेन है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तब मुझे क्या मिल जाएगी? तब मुझे टोटल स्ट्रेन मिल जाएगी। देन आई विल गेट द टोटल स्ट्रेन। सो दिस इज अवर इलास्टिक स्ट्रेन, ये हमारी इलास्टिक स्ट्रेन है। सो दिस इज अवर इलास्टिक स्ट्रेन एंड दिस इज अवर प्रूफ स्ट्रेन, ये हमारी प्रूफ स्ट्रेन होती है। ये हमारी एक्चुअल कर्व है, दिस इज अवर एक्चुअल कर्व। मुझे इससे मतलब नहीं है। हमने क्या अज्यूम कर रखा है? हमारी अजम्पशन क्या है? HYSD के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम क्या मान के चलते हैं? व्हाट इज अवर अजम्पशन? एक आइडियलाइज्ड कर्व होगी और एक डिजाइन कर्व होगी, दोनों को समझते हैं। सो दिस इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन। तो y एक्सिस पे स्ट्रेस है, x एक्सिस पे स्ट्रेन है। अब वाली जो डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट है काफी, तो उसको ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो सारी बातें बतानी है। ये स्ट्रेट लाइन आ गई अब। ये भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इरेजर, इरेजर, ये है हमारा Fy। नॉन लीनियरिटी कहां से स्टार्ट होती है हमारी? नॉन लीनियरिटी स्टार्ट होती है 0.8 टाइम्स ऑफ Fy से। सो नॉन लीनियरिटी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.8 टाइम ऑफ Fy। टोटल स्ट्रेन, बिल्कुल सही बात है। चलो अब कलर चेंज किया मैंने पेन का, फिर है हमारे पास एक 0.87 Fy, 0.87 Fy बनाओ भैया इसकी स्ट्रेट लाइन, और एक हमारे पास है 0.69 Fy, 0.69 Fy, जहां से हम ये मान लेते हैं कि नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो गई है, फ्रॉम वेयर वी अज्यूम दैट नॉन लीनियरिटी स्टार्टेड। हे बाबा, तो नॉन लीनियरिटी यहां से स्टार्ट हुई, ये हमारे डिजाइन कर्व पे गई, तो ये पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दिस पोर्शन डजंट एग्जिस्ट। देखो भैया पूरी कर्व, ये है आइडियलाइज्ड कर्व, और जो नीली वाली कर्व है ये है हमारी डिजाइन कर्व, दिस इज अवर डिजाइन कर्व। फिर हमारे पास है एक प्रूफ स्ट्रेन, प्रूफ स्ट्रेन की तो वैल्यू बताई दी आपको 0.002। टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए हमें इसके अंदर इलास्टिक स्ट्रेन भी जोड़नी पड़ेगी। इलास्टिक स्ट्रेन कितनी होगी? इलास्टिक स्ट्रेन अभी पीछे निकाली थी मैंने, 0.87 Fy
बाय ES। चलो देखो, एक एक करके सारे बात बताता हूं मैं। हमारी जो रेड वाली कर्व है, इसमें आपको रेड वाली कर्व दिख रही है, वो आइडियलाइज्ड कर्व है। इस आइडियलाइज कर्व को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम अजम्पशन क्या लेते हैं? हम अजम्पशन ये लेते हैं कि 0.8 FI तक तो ये कर्व हमारी कैसे चलती है? लीनियरली चलती है। तो 0.8 FI तक हमारी ये कर्व कैसी चल रही है? लीनियरली चल रही है। ये नहीं 0.8 FI, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना के दिखाई मैंने आपको, हमारी कर्व लीनियरली चल रही है। उसके बाद ये कर्व हो जाती है नॉन लीनियर। आफ्टर दिस द कर्व बिकम्स नॉन लीनियर। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। 0.2% स्ट्रेन तक ये नॉन लीनियर चलेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। आफ्टर दैट इट विल बिकम कांस्टेंट। ये हमारी आइडियलाइज्ड कर्व है। फिर हमें पता है कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ले रखी है स्टील के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर इज 1.15। तो डिजाइन कर्व में मेरी जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? डिजाइन कर्व में जो मेरी स्ट्रेंथ होगी 0.87 FI होगी। तो डिजाइन कर्व में जो मेरी स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो 0.87 FI मैंने लिख दी। अब क्योंकि हमने ये माना था कि जो नॉन लीनियरिटी है वो कब से स्टार्ट होती है? 0.8 टाइम्स ऑफ FI से स्टार्ट होती है। तो हमारी डिजाइन कर्व के अंदर ये नॉन लीनियरिटी कब से स्टार्ट होगी? हमारी डिजाइन कर्व में ये नॉन लीनियरिटी स्टार्ट होगी, जरा कैलकुलेट करके बता देना कहां से। 0.8 FI को डिवाइड कर दो 1.15 से। अगर मैं 0.8 FI को डिवाइड कर दूं 1.15 से, ही आ जाता है 0.69 FI। तो मेरी डिजाइन कर्व लीनियर रहेगी कहां तक? 0.69 FI तक। उसके बाद क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर हो जाएगी। आफ्टर दिस इट विल बिकम नॉन लीनियर। तो इसके बाद हमारी कर्व रहेगी नॉन लीनियर कहां तक? 0.87 FI तक। उसके बाद ये हो जाएगी कांस्टेंट। ये हमारी अजम्पशन है। दिस इज अवर अजम्पशन। क्लियर है चीज? 0.87 FI पे अगर आपको स्ट्रेन निकालना है, कैसे निकालूंगा टोटल स्ट्रेन? एक तो होगी हमारी कौन सी? एक तो होगी हमारी प्रूफ स्ट्रेन और दूसरी हमारी होगी इलास्टिक स्ट्रेन। जब इन दोनों स्ट्रेन को जोड़ूंगा तब जाके क्या मिलेगी मुझे? टोटल स्ट्रेन मिलेगी फेलियर पे। क्लियर है चीज? यानी जब हमारा ये HYSD यील्ड करेगा, जब इसकी यील्डिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू कम से कम निकल के आनी चाहिए 0.002 प्लस 0.87 FI बाय ES। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से अभी तक? Any point to be referred from this up till now for anyone? तो पहली जानकारी, ट्रांजिशन फ्रॉम लीनियर टू नॉन लीनियर विल अकर एट 0.8 FI। तो हमारी डिजाइन कर्व में कितना होगा? 0.8 FI डिवाइड बाय 1.15। लाइव चैट। क्लियर है चीज? एक और जानकारी दे देता हूं मैं आपको, फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द स्टील। तो ये नोट के फॉर्म में बता रहा हूं। नोट के फॉर्म में हमारे पास है ग्रेड ऑफ स्टील और हमारे पास है लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू। लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस 0.85 FI बाय ES। ये हमारा लिमिटिंग स्ट्रेन है। ग्रेड ऑफ स्टील Fe250, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, ग्रेड ऑफ स्टील Fe500। जरा मुझे इन तीनों स्टील के लिए लिमिटिंग स्ट्रेन निकाल के बताना। FI की वैल्यू डालना 250, FI की वैल्यू डालना 415, FI की वैल्यू डालना 500 और E है हमारा, वैल्यू ऑफ E इज हाउ मच? स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये तो हमारा 2 × 10⁵। यील्डिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? यील्डिंग का एक्चुअल मतलब होता है बिना लोड लगाए स्ट्रेन बढ़ते जाना। इसको बोलते हैं यील्ड होना। यील्ड होना मतलब फेल होना। तो फेलियर किसको बोल रहा हूं? कि आप लोड नहीं लगा रहे हो पर हमारा जो स्टील बार है वो क्या करता है? खिंचता चला जा रहा है। इसको हम बोल रहे हैं यील्डिंग। दिस इज नोन एज यील्डिंग। 250 के लिए कितना आ रहा है? 0.0031। 0.0031। 415 के लिए कितना आ रहा है शाहरुख? 415 के लिए कितना आ रहा है शाहरुख? 415 के लिए 0.0038। 0.0038। 500 के लिए कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये ध्यान रखना, 0.0042। स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट शुड बी नोन टू यू। अब देखो समझने वाली बात क्या है। अब जो पीछे एक डाउट पूछ रहा था बच्चा, उस डाउट को मैं अब क्लियर कर रहा हूं। रियलिटी में Fe250 की यील्डिंग कहां पर होती है? इन रियलिटी यील्डिंग ऑफ द Fe250 टेक्स प्लेस एट व्हाट स्ट्रेन? निकाला हुआ है अभी हमने पीछे। रियलिटी में Fe250 की यील्डिंग कहां पर होती है? तो ये ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं मैं।
इन एक्चुअल 0.0011। रियलिटी में हमारा माइल्ड स्टील कब यील्ड कर जाता है? 0.0011 पे यील्ड कर जाता है। पर हम कितनी मान रहे हैं? हम मान रहे हैं 0.0031। ऐसा क्यों माना? ऐसा इसलिए माना क्योंकि IS 456 कुछ स्पेसिफाई नहीं करता। IS 456 स्पेसिफाई नहीं करता है कि माइल्ड स्टील की यील्डिंग कौन से स्ट्रेन पे होगी। तो हमने क्या किया? हमने एक ज्यादा वैल्यू मान ली। 0.0011 एक्चुअल थी, हमने मानी 0.0031। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि हमने माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी को यूज कर लिया। तो एक्चुअल में तो यील्डिंग हो रही है 0.0011 पे, हम मान रहे हैं नहीं, यील्डिंग कहां पर होगी? 0.0031 पे। तो आपने तो क्या किया? माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी को यूज कर लिया। इसलिए अगर आपके स्ट्रक्चर में माइल्ड स्टील लगा हुआ होगा और आपके स्ट्रक्चर का फेलियर हो रहा है स्टील में यील्डिंग की वजह से, स्टील में यील्डिंग की वजह से, तो आपको ये यील्डिंग दिखेगी लंबे टाइम तक। कहने का मतलब है सफिशिएंट वार्निंग मिलेगी आपको स्ट्रक्चर के फेल होने से पहले, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी यूटिलाइज हो रही है। तो एक्चुअल में तो यील्डिंग आपने मानी 0.0031 पे, हो किस पे गई थी? 0.0011 पे हो गई थी। हमने ऐसा क्यों कर पाए? हम ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि IS 456 FE 250 के लिए लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू नहीं बताता। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए? क्लियर है पूरी कहानी? चलो सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सर डज स्ट्रेन कर्व रिमेन सेम फॉर? हाँ भैया सेम रहती है। अगर अलग होती तो मैं अलग बना देता, तो पीछे भी बता दिया था सेम है, नहीं वैरी करेगी। चलो सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। 250 की जगह 415 क्यों यूज करते हैं मैक्सिमम? 415 क्यों यूज करते हैं मैक्सिमम? छोड़ो, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, हमारा कोड क्या बोलता है? हमारा कोड ये बोलता है कि जो मिनिमम वैल्यू है लिमिटिंग स्ट्रेन की, जो मिनिमम वैल्यू है लिमिटिंग स्ट्रेन की, वो अचीव होनी चाहिए फेलियर पे। हमारा कोड क्या बोलता है? कोड ने किसकी जानकारी दी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन यानी लिमिटिंग स्ट्रेन इज दिस मच, यानी 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES। मिनिमम वैल्यू आपके मैक्सिमम स्ट्रेन की इतनी ही क्यों होनी चाहिए? ताकि हम स्टील की पूरी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर लें, सो दैट वी आर एबल टू यूटिलाइज द कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। अगर आपने लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस 0.85 FY बाई ES से कम ले ली, इसका मतलब आपने स्टील की कुछ स्ट्रेंथ को यूटिलाइज ही नहीं किया। तो हमारा कोड कंडीशन लगाता है किसके ऊपर? ओवर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग स्ट्रेन, कि लिमिटिंग स्ट्रेन कम से कम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना स्ट्रेन मिल गया इसका मतलब यह है कि आपके स्टील की पूरी स्ट्रेंथ आपने यूज कर ली। पर हमारे कोड में लिमिटिंग स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टील क्या है? डक्टाइल है। इट्स डक्टिलिटी इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू कंक्रीट। तो अपर लिमिट तो आप मार्क ही नहीं कर पाओगे। तो लिमिटिंग स्ट्रेन की मिनिमम वैल्यू के ऊपर कंडीशन है कोड में, पर लिमिटिंग स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि स्टील की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है कंक्रीट के कंपैरिजन में। मिनिमम के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई? ताकि आप स्टील की पूरी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर पाओ। अब मेरी बात खत्म हो गई है, किसी को कोई सा भी डाउट पूछना हो? अब मेरी बात खत्म हो गई है, किसी को कोई सा भी डाउट पूछना हो? अग्निहोत्री उतना स्ट्रेस नहीं, उतनी स्ट्रेन, उतना स्ट्रेस हो आप, उतनी स्ट्रेन डेवलप नहीं होती। सब क्लियर है, क्योंकि शांत से सुनने पे सब क्लियर होता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए बोलता हूं शांति से सुना करो, इसलिए बोलता हूं शांति से सुना करो। डिजाइन स्ट्रेंथ में डिजाइन करना पड़ेगा क्या सर? डिजाइन स्ट्रेंथ में डिजाइन, बेटा आपकी बात का कुछ मतलब ही नहीं है। लिमिटिंग स्ट्रेन डेवलप होगी तो क्या होगा? स्टील अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो कर देगा, मतलब स्टील अपनी पूरी जान दे देगा।
पूरी जान मतलब 0.87 FI। पर अगर लिमिटिंग स्ट्रेन डेवलप नहीं हुआ, आपकी जो स्ट्रेस डेवलप हुई 0.87 FI से कम डेवलप हुई, तो आपने पैसा तो पूरा खर्च कर लिया। और स्टील पूरी जान कितनी देता है? 0.87 FI। आपने उससे कम काम करवाया, तो आपने अपनी डिजाइनिंग को अनइकोनॉमिकल कर लिया। FE 250 में 0.87 FI बाई ES ऐड नहीं होगा क्या सर? बेटा ऐड किया तो है, तभी तो निकाला ये 0.0031। और FE 250 के लिए तो वैलिड ही नहीं है ना ये लो। 0.87 FI बाई ES ही तो है, यहाँ पे कोई प्रूफ स्ट्रेन थोड़ी है। प्रूफ स्ट्रेन कब आता है पिक्चर में? प्रूफ स्ट्रेन तब आता है पिक्चर में जब कोई डेफिनेट यील्डिंग पॉइंट नहीं हो। तो FE 250 का तो डेफिनेट यील्ड पॉइंट है ना हमारे पास। अभी पूरी कहानी बताई है पीछे मैंने। फिर बोल रहा है सर FE 250 में ऐड नहीं होगा क्या? पता नहीं कौन सी दुनिया में जाओगे। 0.002 स्ट्रेन से ज्यादा कंसिडर करेंगे तो रिस्क नहीं बढ़ेगी? ये फालतू चीज। ये दूसरा आ गया FE 250 में 0.87 FI तो नहीं होगा ना ये क्लियर। अरे भाई ये पॉइंट FE 250 के लिए बता के तो आया हूँ पीछे। FE 250 के लिए स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है यील्डिंग पे? निकाली तो है 0.87 FI बाई ES। भाई देर से क्लास आओगे, देखोगे नहीं पूरी चीजें, फिर आके फालतू के सवाल पूछते रहोगे। पहला केस FE 250 का तो बताया हुआ है। FE 250 में ऐड नहीं होगा क्या? मतलब सवाल ही क्या पूछ रहा है, ऐड नहीं होगा क्या? किसको ऐड किया भाई मैंने FE 250 के अंदर? मिनिमम लिमिट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ स्टील एट द फेलियर इज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। बिल्कुल सही बात है शाहरुख खान, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। मिनिमम लिमिट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ स्टील एट फेलियर इज फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। एब्सोल्युटली करेक्ट, पूरी स्टेटमेंट सही है आपकी, टेक्निकली भी कंसेप्चुअली भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी है कोड ने, क्योंकि हमारा स्टील बहुत ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है। अगर मैक्सिमम वैल्यू देने लग जाता, वो बहुत ज्यादा निकल के आ जाती, इतनी ज्यादा निकल के आ जाती जो प्रैक्टिकली सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में डेवलप ही नहीं होती। इसीलिए लिमिटिंग स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कोड में कोई स्टेटमेंट मेंशन्ड नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर इज ड्यू टू कंप्रेशन। अभी पीछे बताया था चुपचाप होके बैठो, सारी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी फेलियर की बात करी क्या मैंने कि फेलियर किस में हो रहा है? अभी मैंने बस आपको अजम्पशन बताई है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताया है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, फेलियर के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है। आगे पीछे भागेंगे, फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, होगी बहुत डिस्कशन अजम्पशन की। सो बेस्ड ऑन अबव assumption, अब हमारी एनालिसिस स्टार्ट हो रही है। सो बेस्ड ऑन अबव assumptions, अब ऊपर वाले assumptions के बिहाफ पे हमारी एनालिसिस स्टार्ट हो गई है। अब our analysis are started. शेप्स मेरे को शेप लेनी पड़ेंगी इस बार, क्योंकि अगर वो वैसे ही बनाने लग गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। सर्कल, ये कलर कैसे चेंज होता है? नहीं भाई, ऊपर हटाओ उसको, भग जाओ वापस अंदर। इसको इरेज, क्लियर है? अरे यार, चलो इस तरीके से बना देते हैं। स्टील सफिशिएंट है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन नहीं है। यूट्यूब में यही दिक्कत है, टूल्स इतने बेकार हैं,
स्पेशल क्लास में दिक्कत नहीं आती डायग्राम बनाने में और ये सारी चीजें करने में। स्टिल जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है यूज करो उसे। देखिए भैया, सो दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। कंक्रीट में स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035, सो 0.0035। स्टील में ये वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 Fy/Es। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेन लिमिटिंग वैल्यू पे एक साथ आया, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। थोड़े आगे पीछे ड्राइंग चलता है सर, अंडरस्टैंडेबल है फिगर, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आप इस चीज को समझते हो तो। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वेल एंड फाइन। चलो, तो ए बी ओ सी डी ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेन है। दिस इज अवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो हमें एक्सियल लिमिटिंग निकालनी है, कैसे? फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी लगाई मैंने ट्राइंगल की, क्या सिमिलैरिटी लगाई मैंने ट्राइंगल की? ए बी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू व्हाट? डी सी अपॉन सी ओ। 0.0035 डिवाइड बाय ए ओ, एक्सियल लिमिटिंग, दिस इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fy/Es डिवाइड बाय डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग। एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, डी, वो भी डायग्राम में मार्क कर देता हूं। डी इज द अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर। अफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेंबर का क्या मतलब होता है? अफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेंबर का मतलब होता है ओवरऑल डेप्थ। तो इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल डी, इसमें से अफेक्टिव कवर को घटा दो। अफेक्टिव कवर का मतलब क्या होता है? कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर से लेके हमारे टेंशन रीइंफोर्समेंट की सीजी तक की जो दूरी है, इसको हम बोल देते हैं अफेक्टिव कवर। दिस इज टर्म्ड एज अफेक्टिव कवर। ये हमारा अफेक्टिव कवर है। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको मैंने नाम दे दिया डी डैश का। तो कैपिटल डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू स्मॉल डी। तो मैंने सीओ की वैल्यू लिखी कितनी? डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग। क्लियर है? इससे क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दीजिए। ये देखो, इसके और बड़ी चुल है, मतलब थ्योरी खत्म हुई नहीं, इसको क्वेश्चन करने पहले। पता नहीं यार कौन सी प्रजाति के लोग हैं ये, ओए भगवान। एक्सियल लिमिटिंग निकालना है, एक्सियल लिमिटिंग निकालना है, क्रॉस मल्टीफाई किया, सो एक्सियल लिमिटिंग कम्स आउट टू बी 700 डिवाइड बाय 1100 प्लस 0.87 Fy into D into D। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सियल लिमिटिंग। ये वैल्यू निकल के आती है हमारे एक्सियल लिमिटिंग की। अफेक्टिव या क्लियर कवर, बेटा क्लियर कवर का मतलब ये होगा, नाम में लिखा हुआ है क्लियर कवर है, इसका मतलब रीइंफोर्समेंट के बॉटम तक, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लियर कवर। अभी मैं कहां तक लेके गया हूं? रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक लेके गया हूं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सियल लिमिटिंग। यानी ये एक्सियल लिमिटिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दिस एक्सियल लिमिटिंग डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ सील ओनली। तो दिख रही है ग्रेड ऑफ सील? तो एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू सिर्फ ग्रेड ऑफ सील के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगले पेज पे गया तो लिखा नोट, पहला नोट लिखा, नोट ये लिखा कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स only upon grade of steel and is independent
एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन। कि इंस्टा आईडी से मिलेगी। चलो अब कैसे डिपेंडेंट है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर, लो टेबल बना के दे देता हूं मैं आपको। सो ग्रेड ऑफ स्टील पीछे इसको मैंने लिख दिया K इंटू डी। तो एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू K इंटू डी। K की वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, और फिर एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू भी डाल सकते हो विच इज इक्वल टू K इंटू डी। ग्रेड ऑफ स्टील क्या है हमारे पास, Fe 250। जरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। Fe 415, Fe 500। वैल्यू पुट करो Fi की 250, फिर 415, फिर 500, सबको रटी हुई है वैल्यू 0.53, 0.4D प्लस 0.46। बिल्कुल सही बात है। सो 0.53, 0.48, 0.46। तो एक्सयू लिमिटिंग 0.53D, 0.48D, 0.46D। जिन्होंने नहीं किया इसको कभी पहले, खुद कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दिस ऑन योर ओन। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कौन सी एक्सिस हुई, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ है जहां पे स्टील और कंक्रीट दोनों की यील्डिंग साइमल्टेनियसली होने लग जाती है। हियर स्टील एंड कंक्रीट बोथ यील्ड साइमल्टेनियसली। तो ये दूसरे नोट में लिख देता हूं मैं। सो नोट नंबर 2, सो आई कैन से लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, सो corresponds to that depth। ये करस्पॉन्ड करती है, हाँ दोनों की यील्डिंग साथ साथ, बिल्कुल। that depth of neutral axis at which yielding of steel and concrete takes place simultaneously। सेक्शन के बारे में भी जानकारी नहीं थी मैंने। हाँ सेक्शन को बैलेंस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है रोहित, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रोहित छेदे। सेक्शन बैलेंस है, पर अभी तक मैंने बैलेंस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। आई हैव नॉट डिस्कस अबाउट बैलेंस सेक्शन। अब किसी को कोई डाउट पूछना पूछ सकते हो। पीछे कोई बोल रहा था डाउट पूछने के लिए, कौन था? ऐसा ही WSM में था XC। हाँ बिल्कुल सही बात है मोहित कुमार, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिविल रेड्डी, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। हेलो, आई एम फ्रॉम राजस्थान। सर ये क्या लिखा है, मादक पदार्थ क्या आए हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है मादक पदार्थ। हाँ श्वेता, आप बोल रहे थे सर एक क्वेश्चन है, क्या हम पूछ सकते हैं? अब आप पूछ सकते हो आप क्वेश्चन, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब मेरी बात खत्म हो गई, अब जितने सवाल पूछने पूछ लो, अब जितने भी सवाल पूछ रहे पूछ लो। कोई डाउट नहीं बचता पढ़ाने के बाद। वीडियो क्लियर आ रहा सबको? इज एवरीबडी गेटिंग क्लियर वीडियो? मेरा वीडियो चला गया यहां से। मेरा लैपटॉप चला गया है क्या?
क्रिस्टल क्लियर है। यस सर, वीडियो क्लियर है। ठीक है। हाई प्रोफाइल मोबाइल है? कौन सा हाई प्रोफाइल भाई? वो टैब खुला हुआ है मेरे तो आगे, मोबाइल थोड़ी है। टैब में खोल रखा है मैंने। लेस स्टडी लेस डाउट, मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। बिल्कुल सही बात है। स्टडी नहीं होगी तो डाउट ही नहीं होगा, तो उससे बढ़िया पढ़ो ही मत। क्या बोल रहा था वो? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अफेक्टिव कवर एंड नॉमिनल कवर? इस बात को समझा देता हूं आपको, 5 मिनट बचे हुए हैं। लेट सपोज ये हमारा कंक्रीट का सेक्शन है, ये हमारी रीइंफोर्समेंट है। कंक्रीट के एक्सपोज्ड फाइबर से लेके, कंक्रीट से एक्सपोज्ड फाइबर से लेके रीइंफोर्समेंट की सरफेस तक जो भी कवर निकल के आती है, इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। कंक्रीट के एक्सपोज्ड फाइबर से लेके रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक यानी सीजी तक जो भी डिस्टेंस निकल के आती है, इसको हम बोलते हैं अफेक्टिव कवर। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? अफेक्टिव कवर। क्लियर चीज? तो ये क्लियर कवर हो गया, ये अफेक्टिव कवर हो गया। क्लियर है पूरी कहानी? एनी ऑफ यू पॉइंट टू प्रेफर फ्रॉम दिस? अब हमारे कोड ने क्लियर कवर को रिप्लेस करा दिया है किसके साथ? नॉमिनल कवर के साथ। हमारे कोड ने क्लियर कवर को रिप्लेस करा दिया है किसके साथ? नॉमिनल कवर के साथ। तो क्लियर कवर का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल कवर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? चलो बाकी अब कल करते हैं। लेट्स विल कंटिन्यू टुमारो। अभी आपकी दूसरी क्लास है मेंस की।